आपको बता दूं, बहुजन समाज पार्टी एक मिशन मूवमेंट है। बहुजन समाज पार्टी को हमेशा ख़त्म करने का काम, आपस में मतभेद फैलाने का, समाज में किस तरीके से बीएसपी को कमज़ोर किया जाए, तो तरह तरह हर समय से, आज से नहीं, ये बाबा साहब बी आर अम्बेडकर के समय से ही उनके विरोधियों को, उनकी ही समाज के लोगों को तैयार करके उनके सामने खड़ा किया जाता था कि कमज़ोर हो क्या बाबा साहब को मिटा पाया कोई। बीएसपी के समय इस समय हर तरीके से छोटे छोटे संगठन बनाकर बीएसपी को कोई खत्म कर पाया। बीएसपी एक राजनीतिक दल के साथ साथ एक मूवमेंट भी है, मिशन भी है। तो जनसेना कमजोर करने के लिए आए थे पार्टी। आप, मैं किसकी बात करूं भाई, आप क्यों, आप उस जगह कहाँ ले जा रहे हैं? आप समझदार हो। एडवांस दे रहा हूँ, जितना तूफान था, जितना आंधी थी, सब खत्म हो गया। अब बसपा की बारी है, आगे आगे देखना रिजल्ट कैसा आता है। जन्मदाता थे मानवर काशीराम और बहन कुमारी मायावती जी ने पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में सोशल इंजीनियरिंग से ही हम लोग काम करते हैं, सर समाज को भागीदारी दे के ही काम करते हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर अब दांव लगाती हुई नजर आ रही है बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती। एक तरफ वह चुनौती दे रही हैं भारतीय जनता पार्टी को, वहीं दूसरी ही तरफ इंडिया गठबंधन जो कोशिश करते हुए नजर आया था कि कैसे भी करके मायावती उनके साथ आ जाए, लेकिन मायावती बार बार इनकार करती हुई देखी जा रही हैं। इसी बीच देखा जाए तो यूपी की सियासत में एक बड़ा खेल करते हुए दिखाई दे रहे हैं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद की तरफ से कोशिशें जारी हैं कि कैसे भी करके मायावती उनके साथ आ जाए, गठबंधन हो जाए, लेकिन एक बार फिर से मायावती ने यहां पर एक बड़ा संकेत दे दिया है। चंद्रशेखर आजाद के साथ मायावती अब हाथ मिलाएंगी या नहीं, इस पर अब बड़े सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में, जिसमें आज हम न्यूज रूम में बैठे हुए सहयोगियों से चर्चा करेंगे कि क्या वाकई में चंद्रशेखर आजाद को अब आने वाले समय में मायावती का साथ मिलेगा या फिर नहीं। इस पर देखा जाए तो अब बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ऐलान किया जा चुका है। जानकारी दे दें कि बहुजन समाज पार्टी के दिग्गज नेता शमसुद्दीन राइन ने अब इस पर अपनी बात रखी है। क्या कुछ कहते हैं बसपा नेता, सुनिए जरा। अंदरूनी तौर पर भाजपा को सपोर्ट कर, देखिए, एक बात, अगर अंदरूनी ग्राउंड अगर होता तो आप समझदार हैं कि हमने कैसे कैंडिडेट उतारे हैं पश्चिमी यूपी में। आप समझदार हैं, पॉलिटिकल हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आप समझते हैं। अब ये हमसे हर चीज को नहीं, विरोधियों काम है बदनाम करना, हमारा काम है अपने हिसाब से काम करना। आप ही की विचारधारा से चंद्रशेखर भी है, उनको भी क्या साथ आने का जो है मौका मिलेगा आपकी तरफ से? देखिए, मैं आपको बता दूं, बहुजन समाज पार्टी एक मिशन मूवमेंट है। बहुजन समाज पार्टी को हमेशा खत्म करने का काम, आपस में मतभेद फैलाने का, समाज में किस तरीके से बीएसपी को कमजोर किया जाए, तो तरह तरह हर समय से, आज से नहीं, ये बाबा साहब बी आर अम्बेडकर के समय से ही उनके विरोधियों को, उनकी ही समाज के लोगों को तैयार करके उनके सामने खड़ा किया जाता था कि कमजोर हो क्या बाबा साहब को मिटा पाया कोई। बीएसपी के समय इस समय हर तरीके से छोटे छोटे संगठन बनाकर बीएसपी को कोई खत्म कर पाया। बीएसपी एक राजनीतिक दल के साथ साथ एक मूवमेंट भी है, मिशन भी है। तो जनसेना कमजोर करने के लिए आए थे पार्टी। आप, मैं किसकी बात करूं भाई, आप क्यों, आप उस जगह कहाँ ले जा रहे हैं? आप समझदार हो। आने की उम्मीद है, इस बार रिजल्ट अलग होगा, देखना। मैं आपसे इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ, रिजल्ट अलग होगा, चौंकाने वाला ऐसा रिजल्ट होगा कि जो आपने सोचा भी नहीं होगा। आपने सुना कि किस तरह से चंद्रशेखर आजाद को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया कि गठबंधन होगा या नहीं, तो यहाँ पर उनके विरोध में ही वह बोलते हुए नजर आए हैं। इसी को लेकर सवाल लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी अमन जी से कि आखिरकार अब उत्तर प्रदेश की सियासत को वह किस तरह से देख रहे हैं। दलित वोट बैंक को साधने का प्रयास कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद, और ऐसे में देखा जाए चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से बातों को रखते हुए नजर आए हैं, इससे कहीं ना कहीं यही बड़े संकेत मिले हैं कि मायावती का वह साथ चाहते हैं। हाल ही में मंच से भी उन्होंने यही बात रखी कांशीराम जी की जयंती के मौके पर, और ऐसे में अब यहाँ पर बसपा की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ चुकी है। क्या वाकई में अब मायावती गठबंधन नहीं करना चाहेंगी चंद्रशेखर आजाद के साथ? देखिए, बिल्कुल, और जिस तरह का बयान है वो तो ये बताता है कि जरा सा भी गंभीर नहीं है बीएसपी एएसपी को लेकर, क्योंकि उनका कहना है कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो पहले से भी होती आई हैं, क्योंकि बीएसपी सिर्फ एक पार्टी नहीं है, मूवमेंट है, और इसके खिलाफ लगातार
लगातार जो लोग हैं वो अपने सुर बुलंद करते रहे और आज़ाद को उन्होंने इसी श्रेणी में रखा है कि आज़ाद जो है वो दलित वोट बैंक में सेंधमारी कर रहे हैं और एक तरीके से कहें कि जो दलित वोट है उसको बांटने का प्रयास कर रहे हैं। और उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन सीधे तौर पर उन्होंने बीजेपी के ऊपर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी की तरफ से ये सब कुछ किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि इस बार के जो नतीजे होंगे बहुत चौंकाने वाले हो सकते हैं, क्योंकि जो बीएसपी है इस बार बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली। लेकिन हैरानी इस बात की होती है कि 2022 में भी यही बात मायावती की तरफ से कही गई और यही बात 2024 में भी कही जा रही है। तो ऐसे में जो उनका वोट बैंक है वो लगातार न सिर्फ खिसक रहा है बल्कि लगातार कमज़ोर हो रही है बीएसपी। और ऐसे में मायावती को यहाँ पर गठबंधन की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि भले ही ये बात कहते रहे हों कि भाई अकेले दम पर बीएसपी जो है बहुत उम्दा प्रदर्शन कर सकती है, बहुत आगे जा सकती है, बहुत ज़्यादा सीटें जीत सकती है, लेकिन जो आंकड़े गवाही देते हैं वो ये देते हैं कि 2022 में बीएसपी के खाते में महज एक सीट जाती है। और इससे पता चलता है कि जो बीएसपी का वोट बैंक है प्रांशी जी, वो किस तरह से कमज़ोर होता हुआ दिखाई पड़ा है, किस तरह से वो लगातार कह सकते हैं कि डाउन हुआ है। लेकिन इन सबसे बेखबर मायावती और उनके तमाम जो लीडर्स हैं वो यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई हम अकेले दम पर इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम सारी सीटें जीतेंगे, चौंकाने वाले फैसले आएंगे। लेकिन कैसे आएंगे इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। आपने देखा भी होगा कि जैसा हम देख रहे हैं कि लगभग 80 सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा की हैं। तो ऐसे में क्या बीएसपी 80 सीटों पर जाने वाला है? क्या बीएसपी 80 में से कह सकते हैं कि 25-30 सीटें जीतने वाला है? तो इस तरह के तमाम सारे आंकड़े हालांकि उनकी पार्टी दे रही है, लेकिन इन आंकड़ों में कोई सच्चाई नजर नहीं आती। अमन जी, जिस तरह से यहाँ पर मायावती जो कोशिशें कर रही हैं, और ऐसे में मायावती तो साफ कर चुकी हैं कि लोकसभा चुनाव अकेले ही लड़ेंगी। चंद्रशेखर आजाद भी कहीं ना कहीं अकेले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक सीट देने की बात यहाँ पर सामने आ रही थी, लेकिन अखिलेश यादव ने साफ कह दिया कि नगीना सीट को किसी भी हालत में आजाद को नहीं दूंगा। प्रियंका गांधी की कोशिशें भी नाकामयाब रहीं और अब जिस तरह से बातें निकलकर सामने है, जैसा कि हमने देखा कि हाल ही में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा खत्म हुई है और महाराष्ट्र तक नहीं पहुंचे अखिलेश यादव। क्या माना जाए कि यूपी में अब ये गठबंधन टूटता हुआ नजर आ सकता है? जिस तरह से बीते कुछ दिनों पहले ही गठबंधन हुआ था, लेकिन अब कहीं ना कहीं टूटने की कगार पर भी दिखाई दे रहा है। देखिए, जाहिर सी बात है, और क्योंकि अखिलेश यादव को लेकर लगातार यही बात कही जा रही है कि भाई वो अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब 80 सीटों को में जो बंटवारे को लेकर बात हो रही थी, उस समय भी कांग्रेस पार्टी को 10 से 11 सीटें देने की बात हो रही थी और कांग्रेस पार्टी इस पर बेहद नाखुश थी। हालांकि जयंत चौधरी जब कह सकते हैं गठबंधन छोड़ते हैं, उसके बाद कांग्रेस पार्टी को 17-18 सीटें मिलती हुई नजर आती हैं। तो ऐसे में पहले से ही आपस की जो नाराजगी है वो देखने को मिल रही थी। लेकिन अब आज़ाद के साथ में जिस तरह से अखिलेश यादव ने किया है, वो मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी के लिए जो बर्दाश्त करने लायक नहीं, क्योंकि प्रियंका गांधी ने भी लगातार इसको लेकर अपडेट लिया है और ये कहा है कि भी आज़ाद को मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव उनके जो है मौका नहीं देना चाहते हैं और उन्होंने नगीना सीट के ऊपर अपना प्रत्याशी मनोज कुमार के रूप में उतार दिया। तो तय हो जाता है कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर जो आज़ाद समाज पार्टी लगभग ये मानकर चल रही थी कि वो इंडिया गठबंधन में है, उसको भी अब किनारे कर दिया गया है। तो ऐसे में कि अखिलेश यादव अकेले दम पे चुनाव जीतते हुए नजर आएंगे। और आपने सही कहा कि जिस तरह से मुंबई में तमाम सारे गठबंधन के नेता नजर आए, लेकिन अखिलेश यादव को जिस तरह से होना चाहिए था वो नजर नहीं आया। उसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई वो अब इस गठबंधन दूर जाने वाले हैं। तो कई तरह के सवाल हैं कि क्या उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें फिर आपस में जो कलह है वो उत्पन्न हो गया, क्योंकि जयंत चौधरी पहले छोड़ के आपको जा चुके हैं, आज़ाद से आप हाथ नहीं मिलाना चाहते, ओवैसी को आप दूर कर देना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं आपके कई फैसलों से खफा नजर आती है। तो ऐसे कई मामले हैं जो अब इस गठबंधन को लेकर सामने आ रहे हैं और लग रहा है आने वाले दिनों में इस गठबंधन की उलझनें और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी। वाकई आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये गठबंधन जिस तरह से टूटने की कगार पर दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं ऐसा होता हुआ दिखाई भी दे सकता है। आखिरकार जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद अपनी बात रख रहे हैं, क्या वाकई में आजाद अब अखिलेश यादव और मायावती को चुनौती देने में सफल हो पाएंगे? सबसे पहले यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद का हाल ही में दिया हुआ एक बयान सुनाते हैं, सुनिए जरा। तो मुझे रोकने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा सकते हैं, लेकिन मुझे उगने से रोका नहीं जा सकता। पूरे भारत में मैं अकेला ऐसा व्यक्ति हूँ जो भारतीय जनता पार्टी से सीना ठोक के लड़ता है, जो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, झूठे मुकदमे, जेल से नहीं डरता, जिसके पास कुछ होने को नहीं। संघर्ष में मेरे साथ बहुत सारे साथी, हमें अपने संघर्ष पे भरोसा है। मैं इसको राजनीति समझता हूँ, धोखा वोखा नहीं समझता। हर आदमी अपनी पार्टी के हितों को ध्यान में रखकर राजनीति करता है। जब यहाँ आया था नगीना, उठ के आई एक कि जब मैं गोरखपुर लड़ने गया था तो मुख्यमंत्री को बताने के लिए गया, देख देंगे तुम्हारा मुकाबला चंद्रशेखर आजाद से होगा, इस बात को याद रखना।
जब कांटा निकलता है, चाहे छोटा हो या बड़ा, घाव जरूर करता है। घाव तो है, घाव तो है। आरएसएस भारतीय जनता पार्टी ताकत दी, सबसे पहले हिम्मत दी और यहां से हमारी पुरानी नेता को एमपी बना के लोकसभा में भेजा, मगर जिन लोगों ने लोकसभा में भेजा उनके हिस्से में कुछ भी नहीं आया। आज भी ओमपाल जी जिक्र कर रहे थे कि भाई नगीना के लोग, बिजनौर के लोग ये कहते हैं कि हम तो सबको ताकत देते हैं, लेकिन कोई हमारे बारे में नहीं सोचता, कोई हमारे बारे में नहीं सोचता। मैं आपको विश्वास दिला के कहता हूं कि जिस तरह से मां की सेवा की जाती है, इस तरह से मैं नगीना, लोकसभा और बिजनौर जिले के लोगों की सेवा करने का काम करूंगा। मेरी बात को आप याद रखना। क्या कोई, मेरे भाइयों, मेरी माताओं बहनों, बताओ, क्या कोई व्यक्ति अपनी मां को परेशान छोड़ता है? क्या दुख के समय में, परेशानी के समय में मां से मुंह मोड़ता है? तो जब कोई बेटा नहीं मोड़ता तो चंद्रशेखर आजाद नगीना से मुंह मोड़ने वाला नहीं है। मेरी बात को आप याद रखना। मिट्टी का कर्ज इस तरह चुकाऊंगा जिस तरह मां के दूध का कर्ज चुकाया जाता है। मेरी बात को आप लोग याद रखना। कभी आपको अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। मुझे बहुत सारी बातें आपसे कहनी है। इस देश में हम लोग जो आंदोलन चला रहे हैं, सत्ता उसमें सेकेंडरी है, पहली है व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था परिवर्तन कैसा? इस देश में जाति के आधार पर गैर बराबरी है, ऊंच नीच है, जाति के आधार पर शोषण होता है। मान्यवर काशीराम साहब लंबे समय तक प्रयास करते रहे कि जाति के आधार पर होने वाला शोषण कैसे बंद होगा। उसका तरीका एक था कि कोई भी परिवर्तन बिना राजनीतिक शक्ति के नहीं होता। जब तक हम राजनीति में कामयाब नहीं होंगे तब तक हमारे हाथों में शक्ति नहीं होगी। जब तक शक्ति नहीं होगी तब तक परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कहा अपने लोगों से कि चाहे रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे कुर्सी पे बैठने वाला हो, हर आदमी तय करे कि हमें इस देश में शासक जमात बनना है, हमें इस देश में राजकाज लाना है, हमें इस देश में गरीबी, बेबसी, गुलामी की बेड़ियां काटनी है। और वो उसमें सफल भी हुए। लेकिन जहां तक वो छोड़ के गए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उससे उस कारवां को आगे बढ़ाना चाहते हो, नहीं बढ़ाना चाहते हो? बताओ, जोर से बताओ, बढ़ाना चाहते हो, नहीं बढ़ाना चाहते हो? क्या जो काशीराम साहब के नेतृत्व में आंदोलन के जरिए जो मिल गया, क्या वो काफी है या अभी भी परेशानियां आपकी जिंदगियों में है? बताओ, है या नहीं है? बताओ। अगर परेशानियां हैं तो उनका हल करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? कितने लोग चाहते हैं हल हो? बताओ। तो फिर मेरी इस बात पे गौर करो। एक कहानी सुना रहा हूं, समझ आएगी। चंद्रशेखर आजाद साफ तौर पर कह रहे हैं कि वह अकेले ही अपने दम पर बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं। सवाल यहां पर अक्षय से लेना चाहेंगे कि किस तरह से यहां पर चंद्रशेखर आजाद ने अब जो बयान दिया है बीजेपी के खिलाफ, दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश में है। दिल्ली तक वह जिस तरह से दौड़ लगाते हुए देखे जा रहे हैं, ऐसे में क्या चंद्रशेखर आजाद हर एक मुद्दे को उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी को मैं अकेले ही चुनौती दे रहा हूं? तो क्या ये माना जाए कि अखिलेश यादव से अब वह पूरी तरीके से अलग होने की रणनीति बना रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये चीज़ या इसकी आधारशिला अखिलेश यादव ने ही रखी जब उन्होंने नगीना क्षेत्र में अपना प्रत्याशी उतार दिया, अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया। आप देखिए, लगातार इस बात की चर्चा थी कि अखिलेश यादव के खाते में, समाजवादी पार्टी के खाते में इंडिया गठबंधन के तहत जो 63 सीटें आई हैं, उन 63 में से एक सीट जो नगीना है वो भी सपा के खाते में थी। उस नगीना संसदीय क्षेत्र को अखिलेश यादव को चंद्रशेखर आजाद के हवाले कर देना चाहिए था, क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही है कि नगीना संसदीय क्षेत्र में मुस्लिम और दलित समुदाय की जो यहाँ संख्या है, दलित मतदाताओं की जो संख्या है वो बेहद ही ज़्यादा है और 90% से भी ज़्यादा वो यहाँ आबादी में अपनी भागीदारी रखते हैं। तो कहीं ना कहीं हर प्रकार से वो निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। देखने को मिला था हमें 2019 यानी बीते आम चुनावों में भी। अब यहाँ जब अखिलेश यादव ने
ये भी सवाल उठ रहे हैं कि अखिलेश यादव ने जब समाजवादी पार्टी के कोटे से अपने खाते से अपनी जो 63 सीटें उनके खाते में आई थी, उनमें से एक सीट निकाल करके ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में दे दी। उस तृणमूल कांग्रेस को जिसकी जीत की सबसे कम संभावना है, उसको सहयोगी बना लिया है गठबंधन में, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को नहीं बनाया। नगीना संसदीय क्षेत्र में एक बार फिर उस बात का जिक्र करूंगा कि 2019 के आम चुनावों पर अगर आप गौर करेंगे, खासतौर पर नगीना संसदीय क्षेत्र में ही, तो वहां पर बीजेपी का जो वोट बैंक था, बीजेपी को जो वोट हासिल हुआ था वो बसपा और सपा, अगर दोनों दलों का वोट अलग अलग कर दिया जाए तो बीजेपी उम्मीदवार को वोट ज्यादा मिला था। लेकिन गठबंधन के चलते जो वोट एकजुट हुआ, जो वोट मिल गया था बसपा सपा का, वो बीजेपी के वोट से भारी पड़ा और जीत मिली थी यहां संयुक्त प्रत्याशी को। और वही चीज यहां इस बार भी देखने को मिल सकती थी, लेकिन अखिलेश यादव ने वही चीज यहां पर की है। और चंद्रशेखर आजाद जो अब अपनी अलग राह अपनाते नजर आ रहे हैं, यहां पर संभावना है कि सूबे की 15 से 20 सीटों पर वे अपनी तरफ से ही प्रत्याशी उतार सकते हैं। और देखिए प्रियांशी, अगर यहां ये चीज हो जाती है, अगर चंद्रशेखर आजाद यहां पर खुद से अपनी पार्टी से प्रत्याशी उतार देते हैं, तो इसका सबसे बड़ा खामियाजा इंडिया गठबंधन को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद के जो प्रत्याशी होंगे, चंद्रशेखर आजाद जो असपा होगी, जब वो चुनावी मैदान में ताल ठोकेगी, चाहे 15 सीट पर ठोके, चाहे 5 सीट पर ठोके, वो कुल मिलाकर के सबसे बड़ी सेंधमारी गठबंधन के ही वोट बैंक में करेगी। वाकई जिस तरह से यहाँ पर अक्षय ने कहा है कि 2019 में गठबंधन को फायदा मिला था, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि किस तरीके से आने वाले समय में गठबंधन को बड़ा फायदा मिल सकता है। 2009 में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जीत हासिल हुई थी नगीना सीट से, वहीं 2014 में जीत हासिल की थी बीजेपी ने, और 2019 में बसपा और सपा के गठबंधन ने यहाँ से जीत हासिल की। लेकिन क्या अब ये माना जाए कि इस बार यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद अकेले ही अपने दम पर जीत हासिल कर लेंगे? सवाल तो यहाँ पर खड़े होते हैं अब आकाश आनंद को लेकर। जिस तरह से बीते कल खबरें सामने आई कि मायावती अब आकाश आनंद पर दांव खेलती हुई नजर आ सकती हैं। नगीना सीट से आकाश आनंद को अब टिकट दिया जा सकता है। सवाल यहां पर दिनेश से लेना चाहेंगे, क्या वाकई में अब यहां पर मायावती आकाश आनंद को आगे करके चंद्रशेखर आजाद को चुनौती देने में सफल हो जाएंगी? जिस तरह से आकाश आनंद चंद्रशेखर आजाद को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भीम आर्मी कौन, आखिरकार चंद्रशेखर आजाद कौन है वह नहीं जानते। देखिए प्रांशी, आकाश आनंद ने एक ट्वीट करके कहा है कि एक दलित युवा कहीं ना कहीं जो है दलितों के विरोधियों का शिकार हो गया, इस तरीके की बातें करता हुआ नजर आ रहे हैं आकाश आनंद। और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि दलित समुदाय ऐसी जो गलतियां हैं इनको स्वीकार नहीं करेगा, ऐसी गलतियां नहीं करेगा कि किसी को भी यहाँ पर वोट दे करके और उसको ताकत दी जाएगी। यानी कि साफ तौर पर आकाश आनंद चंद्रशेखर आज़ाद को कहीं ना कहीं छोटा नेता मानते हैं, उनका सियासी कद ने देखते हुए कहीं ना कहीं उनको दरकिनार करने की कोशिश कर रहे हैं। और 2024 का लोकसभा चुनाव है, चंद्रशेखर आजाद बार बार ये बातें कहते नजर आ रहे हैं कि मैं मायावती के साथ मिलकर चुनाव लड़ने में किसी तरीके का कोई परहेज नहीं करूंगा। लेकिन कभी मायावती की तरफ से, कभी आकाश आनंद की तरफ से, कभी अन्य नेताओं की तरफ से ये बयान आते हैं कि चंद्रशेखर आजाद की कोई हैसियत नहीं है। ऐसे में उनकी जिद है कि वह 17 जो आरक्षित सीटें हैं कम से कम उन पर चुनाव लड़ेंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव में चाहे उनको हार मिले या जीत मिले, ये फैसला जो है जनता को करना है। लेकिन उनका लगातार ये कहना है कि मैं दलितों की जो अत्याचार हो रहे हैं उनकी आवाज़ लगातार उठाता रहूंगा और मेरी कोशिश है कि संसद तक मेरे हाथ मजबूत किए जाएं ताकि मैं आगामी वक्त में उनके लिए काम कर पाऊं। वाकई अब यही देखना होगा कि आने वाले समय में चंद्रशेखर आजाद क्या वाकई में जीत हासिल करते हुए नजर आ सकते हैं या फिर नहीं। नगीना सीट पर 15 मार्च को जिस तरह से वह अपनी बात रखते हुए नजर आए कि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि नगीना सीट से वह मुंह नहीं मोड़ेंगे। सुनिए जरा चंद्रशेखर आजाद ने क्या कुछ कहा। अब यही देखना होगा कि आखिरकार चंद्रशेखर आजाद क्या वाकई में जीत हासिल कर लेंगे। देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा अगर आकाश आनंद भी नगीना सीट से उतारती हुई नजर आएंगी मायावती, और दूसरी ही तरफ ओम माथुर को उतार दिया गया है बीजेपी की तरफ से और अखिलेश यादव ने यहां से मनोज कुमार को प्रत्याशी बनाया है। देखते हैं कि नगीना सीट पर आखिरकार जीत किसकी होगी। और गठबंधन को लेकर अब यह तो साफ हो चुका है कि मायावती चंद्रशेखर आजाद की जो कोशिशें हैं उन्हें पूरी तरीके से नाकामयाब करती हुई नजर आ रही हैं। साफ तौर पर अब वह इनकार करती हुई देखी जा रही हैं। देखते हैं कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।